गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या से संबंधित भौगोलिक शब्दावली। आज का जो ये अपना टॉपिक है, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, तीनों ईयर्स के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। फर्स्ट ईयर के जो बालक हैं उनको राजस्थान से संबंधित जो जनसंख्या का भूगोल वो पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। सेकेंड ईयर के बालकों के लिए जो रिसोर्स ज्योग्राफी उनके चल रहा है, संसाधन वाला, उसमें जनसंख्या को जब वो पढ़ेंगे तो उसमें उपयोगी है। और अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये भारत के भूगोल से संबंधित उपयोगी है। अर्थात ये कॉमन टॉपिक मैंने लिया, तीनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। और जनसंख्या से संबंधित जो कुछ पहलू हैं उनका हम जिक्र करेंगे, जो सामान्यतः आते रहते हैं जनसंख्या से संबंधित, और परीक्षा दृष्टि से भी उपयोगी हैं, क्योंकि परीक्षा में भी कुछ टेक्निकल शब्दावलियों को वहाँ पूछ लिया जाता है। देखो, भूगोल का जो मूल आधार है, दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्राकृतिक वातावरण, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी, और दूसरा उस पर निवास करने वाला जो मानव है। तो इसको बिल्कुल हल्के में न ले, बड़ा महत्वपूर्ण है कि दूसरा भूगोल का जो मूल पहलू है उसमें से एक जो प्राकृतिक वातावरण, और दूसरा उसमें निवास करने वाला मानव, और वही जनसंख्या से संबंधित, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः आपने कई बार सुना होगा जनसंख्या से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ, जिनका मैं यहाँ जिक्र करूँ, जैसे कि जनसंख्या घनत्व। कई बार आता है ये जनसंख्या घनत्व से संबंधित जो बात है, आपको कई बार ये पूछी जाती है। और ये जनसंख्या घनत्व के लिए मैंने आपको ये एक यहाँ पे कुछ भेजा भी है, इसको आप पढ़ सकते हो, जनसंख्या घनत्व से संबंधित। तो हर जगह आप पढ़ते हो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब शब्द क्या है कि इतना पॉपुलर है, लोकप्रिय हो गया, सामान्य बोलचाल में लोग इसको बोलते हैं, लेकिन इसको मूल रूप को समझते नहीं है। अब मैं आपको बड़े सरल से सरल शब्दों में बता देता हूं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व से यह है तात्पर्य कि किसी भी प्रदेश या कोई भी क्षेत्र, जैसे कि अपने आसपास का ये जो बनेड़ा है, ये प्रदेश है, अपने आप में एक क्षेत्र है। भीलवाड़ा एक जिला है, जो इसका धरातल है लंबा चौड़ा, वो एक क्षेत्र या प्रदेश है। तो किसी क्षेत्र या प्रदेश के प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई, यूनिट नहीं होती क्या, क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? जैसे अब ये तो है नहीं कि जैसे कि वर्ग मीटर यहाँ लेंगे, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए हमने जो प्रति इकाई सामान्यतः काम में आती है, वो प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील। तो प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील, प्रति इकाई क्षेत्रफल से ये आशय है मेरा। तो वापस से समझो इसको, किसी प्रदेश या क्षेत्र की प्रति इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, एवरेज, औसत तो है ही है अपने आप में, जो ये है जो औसत होता है ये। तो किसी प्रदेश या क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की प्रति इकाई औसत संख्या, दो चीज़ों पे विशेष रूप से जोड़ देना। सामान्यतः कोई भी प्रदेश है, उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या किस रूप पे? प्रति इकाई। किसी क्षेत्र या प्रदेश में प्रति इकाई निवास करने वाले लोगों की क्या? औसत संख्या जनघनत्व कहलाती है। ये जो सामान्यतः जिसका हम जिक्र करते हैं, ये गणितीय या अंक गणितीय या अर्थमेटिक डेंसिटी के नाम से इसको जाना जाता है, और यही सबसे ज़्यादा बोलचाल में काम में लिया जाता है, भूगोल में आता है। तो अब आप बता सकते हो कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी प्रदेश या किसी प्रदेश में
प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको हम भूगोल की भाषा में वैसे अंकगणितीय घनत्व या अर्थमेटिक डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अन्य भी कुछ घनत्व होते हैं जो हमारे भूगोल की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिनका हम यहाँ जिक्र करेंगे, जैसे कि कायिक घनत्व है जिसको हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं, और एग्रीकल्चर डेंसिटी जिसको कृषि घनत्व कहते हैं, या फिर पौष्टिक या पोषण घनत्व न्यूट्रिशन डेंसिटी भी होता है। तो इस प्रकार से कुछ अन्य और घनत्व भी हमारे यहाँ काम में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना सामान्य बोलचाल में ये अंकगणितीय घनत्व। इसका निकालने का तरीका क्या है कि कोई भी प्रदेश है, इसमें दो चीज़ें काम में आई हैं। किसी प्रदेश के प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या से आई है। तो दो चीज़ें हमारे पास है, एक जनसंख्या है और दूसरा क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी प्रदेश विशेष के कुल जनसंख्या, किसी प्रदेश विशेष की कुल जनसंख्या में वहाँ निवास करने वाले लोगों जो हैं, वहाँ किसी प्रदेश विशेष की कुल जनसंख्या में वहाँ के कुल क्षेत्रफल का या भौगोलिक प्रदेश की जो इकाई यूनिट में जो माप है उसका हम भाग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो भीलवाड़ा जिला है आपका, और भीलवाड़ा में जनसंख्या है, जैसे मान लो कि साहब टोटल जनसंख्या भीलवाड़ा की है 40 लाख जनसंख्या है। अब भीलवाड़ा का घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे कि 40 लाख उसमें बटा भाग किसका देंगे, भीलवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर है। जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल है 2000 वर्ग किलोमीटर है, तो 40 लाख में 2000 का भाग दे देंगे, जो भी आएगा वह भीलवाड़ा का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। यानी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ जहाँ तक जनसंख्या घनत्व को अच्छे से समझ गए होंगे और किसी प्रकार की आपको इसे में कोई दिक्कत अब नहीं रही होगी जनसंख्या घनत्व में। एक होता है, अब देखो मेन रूप से अगर आपने ये जो अंकगणितीय घनत्व समझ लिया तो बाकी सब जो जनसंख्या घनत्व है उनको निकालने का तरीका यही है, उनको भी आप समझ जाओगे। अब हम थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में, जिसको हम कायिक घनत्व कहते हैं। और ये विशेष रूप से जो कायिक घनत्व है ये एग्रीकल्चर वाले जो फील्ड हैं उनमें ज़्यादा विशेष रूप से उपयोगी होता है। देश की आर्थिक स्थिति का अवमूल्यन वो हम आकलन जो करते हैं, उसका वैल्यूएशन जो निकालते हैं देश के आर्थिक संसाधन, तो उस संदर्भ में थोड़े से काम में आने वाले और भी कुछ घनत्व हैं। कायिक घनत्व की गणना के लिए हम क्या करते हैं कि कुल जनसंख्या में कुल कृषि भूमि के अनुपातों को देखते हैं। जनसंख्या वही रहती है कुल, लेकिन कुल एग्रीकल्चर लैंड है। अभी हमने अर्थमेटिक घनत्व में क्या देखा कि कुल प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, इनका अनुपात था। यहाँ मामला क्या हुआ, प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश की कृषि योग्य भूमि। कायिक घनत्व में क्या है, प्रदेश की कुल जनसंख्या, वहाँ भी कुल थी, यहाँ भी कुल है, वहाँ कुल क्षेत्रफल था, यहाँ कृषि योग्य कुल भूमि, कृषि जिसपे एग्रीकल्चर की जा रही है या खेती जहाँ की जा रही है उस क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। इससे ये लगाया जाता है कि कृषि भूमि पे जनसंख्या का दबाव कितना है। ये सबसे महत्वपूर्ण इस चीज़ के लिए उपयोगी होता है, कृषि भूमि पे जनसंख्या दबाव। एक होता है कृषि घनत्व, अभी मैंने जो बताया वो था कायिक। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी या कृषि घनत्व। इसमें हम देखते हैं कुल कृषक जनसंख्या, कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या कितनी है, खेती करने वाले लोग टोटल जो हों वो कितने हैं। और दूसरे ये देखते हैं कि कृषि घनत्व ज्ञात करने में कुल जनसंख्या किस में लगी हुई, खेती में लगी हुई, और अनुपात किससे देखते हैं, कुल कृषि भूमि। यानी अभी जो कायिक घनत्व में भी आपने कृषि भूमि देखी थी, इसमें भी कृषि भूमि देखते हैं। और फिर इसमें हम क्या करते हैं, केवल कृषक जनसंख्या का अनुपात देखते हैं। तो ये हमने देखा कृषि घनत्व, कायिक घनत्व और अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व। एक और होता है जिसको हम यहाँ
पौष्टिक या पोषण घनत्व के नाम से जानते हैं। उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा टिपिकल होता है, जिसको पोषण घनत्व कहते हैं। क्योंकि पोषण घनत्व ज्ञात करने के लिए क्षेत्र की कुल जनसंख्या और वहाँ के जो प्रधान खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न समझो आप उनको, के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि से भाग वहाँ का उसमें दिया जाता है। और आर्थिक घनत्व सर्वाधिक उपयोगी है, किंतु इसकी गणना थोड़ी सी क्या है, जटिल है। यह इसकी गणना के लिए प्रदेश की कुल जनसंख्या और उसके समस्त आर्थिक संसाधनों के अनुपात को ज्ञात करना होता है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है एक प्रकार से। लेकिन आप जो सामान्य रूप से मैंने आपको बताया कि अंकगणितीय घनत्व है और कायिक घनत्व है और कृषि घनत्व है, इनको आप अच्छे से एक बार समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे जनसंख्या परिवर्तन का। बड़ा आसान टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या में होने वाले बदलाव को ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अब आप समझते हो कि जनसंख्या में ये जो परिवर्तन होगा ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या, जैसे मान लो आज आपके बनेड़ा है और इस बनेड़ा जो आपका जो पंचायत ये जो भी है, इसकी कुल क्षेत्र गाँव की समझ सकते हो, आपका जो ये छोटा बड़ा एक कस्बा है उसकी जनसंख्या है, उसमें आने वाले 1 साल बाद या तो इसकी जनसंख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी। दो कारणों से हो सकती है। वृद्धि तो आप देख रहे हो नेचुरल रूप से जन्म दर के कारण से इसमें वृद्धि हो रही है। एक इसमें कमी भी हो सकती है साहब, आपके आसपास में रोजगार के अभाव के कारण से लोग आपके बनेड़ा को छोड़ के चले जाए, या जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक हो जाए। ऐसे कुछ कारणों से दो ही परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये तो या तो जनसंख्या आज जैसे मान लो कि यहाँ लोगों की संख्या है 25,000, तो 1 साल बाद हो सकता है 25,000 की बजाय ये 28,000 हो जाए, या फिर हो सकता है 25,000 के बजाय ये 24,500 रह जाए, तो 500 व्यक्ति कम हो जाए। तो कम होने के मैंने आपको कारण बताया किस कारण से कम हो सकती है या फिर बढ़ सकती है। तो जनसंख्या में होने वाले इस प्रकार की जो परिवर्तन है उसको हम जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। जनसंख्या परिवर्तन। तो ये जो जनसंख्या परिवर्तन है यह दो प्रकार से धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है, और इसी को जब आप आगे देखोगे तो यही जनसंख्या वृद्धि में आता है। जनसंख्या वृद्धि इसी जनसंख्या परिवर्तन को आधार मान करके उसकी गणना की जाती है। एक हम जिक्र करें जनसंख्या पिरामिड, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पॉपुलेशन जो पिरामिड है ये आपके प्रायोगिक भूगोल में आता है और आपको इसको बनाना भी होता है, जनसंख्या पिरामिड। और ये जनसंख्या के आंकड़ों को आधार मान करके बहुत सारे आंकड़े, 2-3 प्रकार के आंकड़े उसमें बेस करके उसको जो बनाया जाता है, तो उससे भावी जो परिणाम होते हैं, योजना नीति निर्धारक जो होते हैं, देश के नीति निर्धारक, उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसका उपयोग। तो जनसंख्या पिरामिड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। यानी कि किसी भी जो देश की जनसंख्या है उसकी आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें किसी भी प्रदेश या देश की जनसंख्या को आयु और लिंग संरचना के आधार पर उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती है। आयु, एक तो अलग अलग जो आयु समूह हैं उनके अनुसार हमें किसी देश की जनसंख्या का पता लगता है कि कितने आयु वर्ग के कितने लोग हैं। समझ में आ रहा है? जनसंख्या पिरामिड में क्या हम समझ सकते हैं कि कितनी आयु वर्ग के, जैसे कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के कितने लोग हैं, कुल कितने हैं या कितने प्रतिशत में, दोनों ही रूप से हम समझ सकते हैं उसको। अच्छा, आयु एवं लिंग संरचना। दूसरी बात हम ये भी समझ सकते हैं उसमें कि पुरुष कितने और महिलाएं कितने। ये इसमें महत्वपूर्ण है कि पुरुष और महिलाओं का इसमें अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है। एक और इसमें पुरुषों को दिखाया जाता है और एक और इसमें महिलाओं को दिखाया जाता है। आयु और लिंग संरचना के अनुसार इसमें
जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको जो जनसंख्या पिरामिड जो इसका नाम है, उसका कारण क्या है कि इसको जब हम बनाते हैं तो जैसे मान लो कि हमारे देश की जनसंख्या अभी जैसे 1 अरब से पार कर गई, लेकिन आप राउंड फिगर समझने की दृष्टि से 1 अरब जनसंख्या मानो, समझने की दृष्टि से। अब 1 अरब जनसंख्या में जैसे पुरुष कितने और महिलाएं कितनी, आधे आधे हैं लगभग। पुरुषों की जो संख्या है थोड़ी ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन लगभग 50-50 दोनों बराबर हैं। अब उनमें से हम ये देखते हैं कि 0 से 5 वर्ष तक के कितने पुरुष हैं हमारे देश में, और 0 से 5 वर्ष तक की कितनी, ये तो मैंने बताया 0 से 10 कर लो आप, 0 से 20 कर लो, लेकिन ये एक आयु का जो मापदंड है कि पहले हम 0 से 5 का देखेंगे तो 0 से 5 में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं, उसके हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। फिर हम उस पिरामिड पे ये देखते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, इसका हमें एक तो पता लग जाता है। फिर हम जैसे देखते हैं कि 5 से 10 वर्ष तक की बच्चे कितने और बालिकाएं कितनी हैं, मेल फीमेल का उसमें देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो दंड बनते हैं उनके दंडों का आकार घटता जाता है, इसलिए इसका आकार पिरामिड के अनुसार हो जाता है। तो किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि किस दिशा में जा रही है, इसका अनुमान हम आयु लिंग संरचना के आधार पर बनाए गए इस जनसंख्या पिरामिड से लगा सकते हैं। और यह जनसंख्या की भावी जो अनुमान है किस दिशा में जा रहे हैं उसके जानने में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और सहायक होता है। अब हो सकता है कि आपको कुछ मेरे द्वारा डायरेक्ट क्या है कि हमारी क्लासेज जो एक तरह से ऑडियो माध्यम से हो रही हैं यूट्यूब वीडियो में, लेकिन इतना कॉलेज में संसाधनों का अभाव होने से ऑडियो विजुअल दोनों काम एक साथ अगर बोर्ड पे मैं आपको अच्छे से करवाता तो शायद कुछ और समझ में आता। लेकिन अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि इनको एक बार सहायता आप अपनी बुक की ले सकते हो, फिर अगर आपके पास कोई पूरा प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो जनसंख्या से संबंधित आगे कुछ और ऐसे तथ्य हैं जिनका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या पिरामिड और जनसंख्या घनत्व कौन कौन से होते हैं इनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि वीडियो अपना आपके लिए काफ़ी अधिक उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।